अमेरिका और ब्रिटेन की हजार लाख कोशिशों के बावजूद हूथी के हमले रुक नहीं रहे हैं और आज अमेरिका ने बाकायदा यह स्वीकार किया है कि उसकी एक जहाज पर हूथी की मिसाइल गिरी और जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उन मुल्कों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो ये कह रहे हैं कि इजराइल का जो वजूद है, जो कब्जा करके बना है, जो अगवा करके बना है, वो अपने आप में इलीगल है। और इन सब के बीच यूनेस्को ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर गजा के अंदर मस्जिदों और चर्चों को क्यों तबाह किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं फिर से टीसीएच पर। मिडिल ईस्ट की, इजराइल फलस्तीन, इजराइल हमास, जो भी आप कहना चाहें, जो कुछ चल रहा है उसकी सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, दूर तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, उससे समझ में आता है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हक की बात कहने की, सच की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। नए मेंबर्स आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से दुनिया भर के मेरे पास मेल आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं और साथ में यहां भी आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि बात वाकई दूर तक जा रही है। व्यूज वगैरह कम ज्यादा होते रहते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत आज एक वीडियो से। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह बच्चा फलस्तीन का बच्चा है। इसके चेहरे का गुस्सा देखिए, इसके चेहरे का दर्द देखिए और दर्द और गुस्से से भर के ये पूछ रहा है कि कहां है अरब। उनको हमारा ये अपमान, हमारी ये परेशानी, हमारी ये दिक्कतें दिखाई नहीं देती? उन्हें शर्म नहीं आती कि हम इस हाल में हैं? ये गुस्सा आज ज्यादातर फलस्तीनियों के मन में है और आज से नहीं है। सच तो यह है कि 1948 के बाद से ही, 1948 के बाद से ही लगातार फलस्तीनी संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन उनको अरबों से और बाकी दुनिया से वो सपोर्ट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। असल में ये बात मैं बार बार कहता रहता हूं, लेकिन दोहराना बहुत जरूरी है कि जब मैं कह रहा हूं अरबों से सपोर्ट उस तरह से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था, तो मैं अरब हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। एक सर्वे आया है जो बताता है कि सऊदी अरबिया के 96%, 100 में से 96 लोग, 96% ये चाहते हैं कि सऊदी अरबिया इजराइल के साथ कोई रिश्ता ना रखे। अब फिलहाल तो कोई रिश्ता है भी नहीं और वहां के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर के पहले यह मामला लगभग फाइनल हो चुका था। अभी भी अमेरिका का पूरा जोर इस बात पे है कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में एक समझौता हो जाए। दरअसल जो दो सबसे बड़े तिजारती मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के बीच में, मिडिल ईस्ट में, वो है सऊदी अरबिया और इजराइल। सऊदी अरबिया इजराइल को मान्यता नहीं देता है, अभी तक नहीं दी है और उनके बीच में रिश्ता नहीं है, लेकिन मदद तो चलती ही रहती है। मैंने आपको बताया कि हूथी ने जब रास्ता रोक दिया था, तो किस तरह से रोक दिया है बेसिकली, तो किस तरह से यूएई, सऊदी अरबिया और इस तरह के मुल्क उसका माल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। टर्की की कहानी आपको बता चुका हूं, दोहरा देता हूं कि कैसे एर्दोगन बातें जितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन वो खाना, माल, असबाब, इस तरह की चीजें आराम से इजराइल को पहुंचा रहा है। वहां के एक विपक्ष के नेता ने कहा है कि याद किया जाएगा इस बात को कि जब फलस्तीनी इतना दर्द झेल रहे थे तो एर्दोगन इजराइल के लोगों को सामान पहुंचा रहा था। लेकिन उसी एर्दोगन के, उसी सीसी के, इजिप्ट के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो फलस्तीनी जनता के साथ खड़ी है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। पहले मैं आपको बता चुका हूं, जब इजिप्ट से सामान जा रहा था मदद के लिए फलस्तीनियों के, तो एक दुकानदार जो ठेला लगाता था फलों का, वो उठा उठा के ऑरेंज जो है, संतरे उठा उठा के फेंक रहा था कि हमारे फलस्तीनी भाइयों के लिए ये सब पहुंच जाए। वहां पर यह वीडियो चला होगा और वहां के एक बुजुर्ग ने, जिनके हाथों में संतरे थे, उन्होंने उस भाई को शुक्रिया कहा है कि तुमने जो भेजे थे संतरे वो हमारे पास पहुंच गए हैं और साथ में तुम्हारी मोहब्बत भी पहुंच गई है। तो अवाम के बीच में यह है, लेकिन हुक्मरान अपनी लालच में, अपनी अय्याशी में या फिर अमेरिका के डर से 2 कदम आगे बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं एक बात कहूं, आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इजराइल के खिलाफ
जो एक मुकदमा चल रहा है, जो साउथ अफ्रीका लेके गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने कहा कि इजराइल जिस तरह से कब्जा किए हुए है, जिस तरह से लगातार वहां पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है, दरअसल उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो वजूद है, वही गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इस मुकदमे में आप देखेंगे कि अमेरिका, फ्रांस और हंगरी को छोड़कर पूरे अरब के मुल्क और दुनिया के तमाम दूसरे मुल्क पूरी तरह से इस बात के साथ खड़े हैं कि इजराइल का जो कब्जा है वो अवैध है। चाहे पाकिस्तान के वहां पर जो राजदूत हों, चाहे ओमान के हों, आयरलैंड के हों, ब्राजील के हों, नॉर्वे के हों, इन सब लोगों ने अलग अलग लफ्जों में यही कहा है कि इजराइल का जो कब्जा है फलस्तीन के ऊपर वो पूरी तरह से इल्लीगल है। हाल में ही इजराइल का बयान आया, इजराइल के अखबारों में यह खबर छपी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट वार प्लानिंग की है, यानी जंग के बाद गजा कैसा होगा, वेस्ट बैंक कैसा होगा, इसके लिए प्लानिंग की है। और उसके 3-4 जरूरी नुक्ते हैं जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। पहला तो गजा और इजराइल के बीच में एक बफर जोन बनाने की बात है, 1 किलोमीटर लंबा बफर जोन बनाने की बात है, जिसको पार करके गजा के लोग इजराइल में नहीं आ सकते हैं। दूसरा, हमास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इस्लामिक जिहाद, जो वहां की 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता से बाहर रख के जो लोकल लोग हैं, लोकल टेक्नोक्रेट्स हैं, जाहिर तौर पे जो इजराइल के साथ खड़े होंगे या इजराइल जिनको पैसे देकर खरीद पाएगा, उनके हाथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात है। जबकि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इजराइल अपने हाथ में रखना चाहता है, मिलिट्री अपने हाथ में रखना चाहता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। और यही नहीं, वेस्ट बैंक में 3000 नए सेटलर्स को बसाने का प्लान आया है। अब यह प्लान आने के बाद सारी दुनिया में हलचल मची हुई है। अमेरिका, जो यूं तो इजराइल के हर हां में हां मिलाता है, उसने कहा है कि यह सेटलर्स बसाना जो है वो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। दरअसल ट्रंप के समय में एक नीति बनी थी, एक पॉलिसी बनी थी, जिसमें यह कहा गया था अमेरिका द्वारा कि सेटलर्स जो बसाना है वो अपने आप में कोई इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है, यानी सेटलर्स बसाने की अनुमति ट्रंप के टाइम में दी गई थी। आप देखिए, अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो ये ट्रंप हो, बिडेन हो, कोई भी हो, पॉलिसीज बहुत नहीं बदलती हैं। तो यह पॉलिसी बनी थी ट्रंप के समय, लेकिन बिडेन गवर्नमेंट ने अभी इसको बदल दिया है और यह कहा है कि सेटलर्स बसाने का जो मामला है वो पूरी तरह से इल्लीगल है और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और यही नहीं, यूके ने, जो हर तरह से यूएसए के साथ रहता है और इजराइल के साथ रहता है, उसने भी इसकी लानत मलामत की है और उसको इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के पास बहुत ऑप्शंस बचे नहीं हैं, आप जानते हैं। पेरिस में सैटरडे से बात शुरू होने वाली है दोबारा से, और सबको यह लगता है कि कहीं ना कहीं युद्ध विराम तो करना ही पड़ेगा, उसके पहले जितनी तबाही मचा ले। लेकिन अपनी लोकल जनता को खुश करने के लिए, उसका वोट लगातार लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ये सारी हरकतें कर रहा है। और अब ये हरकतें वेस्ट के लिए भी पचा पाना मुश्किल होता है। जब कोई आप गुंडा पालते हैं तो एक सीमा तक तो उसकी गुंडाई बर्दाश्त होती है, लेकिन जब उसका मन भर जाता है, जब उसका मन बढ़ जाता है, तो वह ऐसी हरकतें करने लगता है जो कई बार उसके पालने वाले के लिए भी मुश्किल पैदा करती हैं। तो ये जो सेटलमेंट का मामला है या पोस्ट वार गजा के एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इन दोनों को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। ब्लिंकन ने कहा है जिस तरह का गजा का पोस्ट वार प्लान नेतन्याहू ने बनाया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स जिस मजबूरी में भी, मजबूरी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इजराइल से जुड़े हुए लोग देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पूरे अमेरिका में और दुनिया में जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, अब अमेरिका के लिए भी बहुत आसान नहीं हो रहा है खुलकर इजराइल का साथ देना। मैं आपको बताऊं कि G20 की मीटिंग में अकेला पड़ गया अमेरिका। अमेरिका के अलावा कोई और नहीं था जो इजराइल को खुला सपोर्ट करता, और जिस तरह से यूएनओ में उसने युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो करके गिराया है और लगातार गिरा रहा है, पहली बार नहीं है। इस बार जिस दर्जे की लानत मलामत उसकी हुई है, पूरी दुनिया ने जिस तरह से उसकी लानत मलामत की है, वो अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका है तो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, लेकिन डेमोक्रेसी की बात करता है, यूएन में उसका बड़ा रोल है, बाकी सारा कुछ है। इसलिए इजराइल की तरह खुली गुंडागर्दी करना उसके लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है।
और ऐसे में ये जो टू नेशन की थ्योरी है, आप जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन दो मुल्क हैं, ये बात यूनाइटेड नेशंस ने कही थी। और इसी बात के चलते, इसी शर्त के चलते कल नामीबिया ने यह बात कही आईसीजे में कि इजराइल को इसीलिए यूएनओ में दाखिला दिया गया था क्योंकि उसने टू स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार किया था। अगर इजराइल ने टू स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार नहीं किया होता, और टू स्टेट सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि फलस्तीन के वजूद को स्वीकार किया था, अगर उसने फलस्तीन के वजूद को स्वीकार नहीं किया होता तो वो यूएन में नहीं आ सकता था। यह अलग बात है कि फलस्तीन के सारे मामलों में इजराइल को वीटो दे दी गई, यानी फलस्तीन मेंबर तो है यूएन का, लेकिन उसके मामले में वीटो पावर इजराइल को दी गई। बिना इजराइल के इजाजत के उसका कोई प्रस्ताव आ नहीं सकता है, यह व्यवस्था बनाई गई। और अब जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, जो फलस्तीन को पूरी तरह से आजाद करने की बात की जा रही है, उसमें उसका यह वीटो पावर छिन जाएगा और यूएनओ में जितनी ताकत इजराइल की है उतनी ही ताकत फलस्तीन की रहेगी। यही दर्द इजरायलियों को लगातार परेशान कर रहा है, इसलिए उनकी संसद हो या संसद के बाहर लगातार घटिया बयान आ रहे हैं। आपको याद होगा कि लूला ने जब कहा था कि इजराइल फलस्तीन के साथ जो कर रहा है उसकी तुलना सिर्फ हिटलर की तबाही से की जा सकती है, तो बड़ी नाराजगी हुई थी। अब इजराइल के ही एक सांसद ने कहा कि हमको ऑश्विट्ज बना देना चाहिए, गजा को ऐसा बना देना चाहिए जैसा ऑश्विट्ज था। ऑश्विट्ज क्या था? ऑश्विट्ज वो जगह थी जहां पर यहूदियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, मारा गया था, और ये सब हिटलर ने किया था। तो अब वो खुद कह रहा है कि हमें वही करना चाहिए जो हिटलर ने किया था। ये जो पागलपन है, ये जो निकल के पूरी दुनिया में इस बार जा रहा है, हमारे आप जैसे लोग लगातार फैला रहे हैं, इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है और उसके सरपरस्त अमेरिका और ब्रिटेन को भी भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ मोरली नहीं, हमले जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, हूथी के हमले मैंने आपको बताया, अभी कल फिर हूथी ने हमला किया अमेरिकन शिप पे और अमेरिकन शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस बार यह बात अमेरिका ने खुद मानी है। हर बार कहते थे कि मामूली खरोच लगी है, कोई और दिक्कत आई है, बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार यह हुआ है कि अमेरिका ने खुद कहा है कि हूथी ने जो मिसाइलें फेंकी थी उसने हमारी जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको बता चुका हूं कि कई सारी शिपिंग एजेंसीज ने वहां से अपनी शिप गुजारनी बंद कर दी है। जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा तबाह है। अमेरिका और इंग्लैंड के कई सारे शिप जो हैं वो रेड सी में डूब गए हैं और इंग्लैंड इधर से लगातार अपनी शिप सब नहीं भेज पा रहा है। इन सब का जो नुकसान है, और यही नहीं, जिस दर्जे की मिसाइलें वहां यूज की जा रही हैं, जिस दर्जे की चीजें वहां यूज की जा रही हैं, अमेरिका की इकॉनमी पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है। अमेरिका, आप जानते हैं, ब्रिटेन और जर्मनी ने ऑफिशियली एक तरह से वहां पर मंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका में भी मंदी जैसे हालात हैं, हालांकि उसने घोषित नहीं किया है, लेकिन लगातार कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके सर पे छत नहीं है, और यह सवाल अमेरिकी पूछ रहे हैं कि जब हमारे सर पे छत नहीं है, आप हमको मामूली सुविधाएं नहीं दे सकते, तो हमारे टैक्स का इतना सारा पैसा आप इजराइल को क्यों दे रहे हो? ये जो सारा प्रेशर है वो धीरे धीरे इजराइल को अकेला कर रहा है। और जिस तरह के वीडियो सारी दुनिया में आ रहे हैं, कल एक वीडियो आया दो डॉक्टर्स का जो इलाज कर रहे थे लोगों का, अचानक उनके मोबाइल पर फोन आया और फोन पर उनको बताया गया कि उनकी फैमिलीज को खत्म कर दिया गया है, उनके घर तबाह कर दिए गए हैं, उनके बच्चे मारे गए हैं। अस्पतालों से जिस तरह का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो अगर आप देखिए, एक घर पे हमला हुआ, बाप और बेटी बच गए, बेटी को जिस तरह से बाप चिपकाए हुए जमीन पर पड़ा हुआ है, बता रहा है किस दर्जा तबाही हो रही है। और सबसे बड़ी बात जिस पर अब बात होनी शुरू हुई है यूनेस्को के बयान के बाद, इजराइल बहुत प्लान तरीके से वहां की मस्जिदें तोड़ रहा है, वहां के चर्च तोड़ रहा है। नॉर्दर्न गजा में ज्यादातर मस्जिदें तबाह की जा चुकी हैं, सदर्न गजा में भी ढेर सारी मस्जिदें तबाह की जा चुकी हैं, रफा के अंदर भी मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ है। और इन मस्जिदों को तोड़े जाने का बहुत क्लियर मतलब निकाला जा रहा है। एक तो देखिए, वो कल की बनी हुई मस्जिदें नहीं थी, कोई 14 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 1000 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 1500 साल पुरानी मस्जिद है। ये पुरानी मस्जिदें हैं जिनकी केवल इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो धार्मिक हैं, बल्कि ये भी थी कि वो माजी का इतिहास का एक जरूरी हिस्सा है। इस तरह की जगहों को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेरिटेज, जो था उसको जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। बड़ी दर्दनाक तस्वीर आई, एक टूटी हुई मस्जिद के अंदर लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो जानबूझकर मस्जिदें और चर्च तोड़े गए हैं। यूनेस्को ने इसके ऊपर सवाल उठाया है कि ये जो हेरिटेज को बर्बाद किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है।
वजह यह है कि गजा का वजूद मिटाने के लिए या फ्यूचर में यह साबित करने के लिए कि फलस्तीन नाम का कोई मुल्क था ही नहीं, बहुत जरूरी है कि फलस्तीन का जो इतिहास है, फलस्तीन का जो माजी है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसलिए इस बार जंग में इजराइल ने जानबूझकर जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, जो पुराने चर्च हैं, उनके ऊपर हमला किया है, उनको तबाह बर्बाद किया है। ये चीजें अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने जा रही हैं। यूनेस्को जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है इस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचाना, संभालना, जो बाकायदा उनको पहचान देता है, उसने सवाल उठाया है कि आखिर हेरिटेज बिल्डिंग्स को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों तबाह किया जा रहा है। इसीलिए शायद अमेरिका के लिए भी अब धीरे धीरे बर्दाश्त करना संभव नहीं है। लगातार यह साबित करने पर इजराइल के लोग और इजराइल के समर्थक लगे हुए हैं कि 1948 के पहले किसी तरह का कोई फलस्तीन नहीं था। ये एक तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में 1928 की बनी हुई एक बिल्डिंग है, जो एक ज्यू की बिल्डिंग है, यानी कि एक यहूदी की बिल्डिंग है। सैकड़ों ऐसी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, सैकड़ों ऐसे पुराने नक्शे मिल जाएंगे जिनमें फलस्तीन है, फलस्तीन के हंसते खेलते लोग हैं। 1948 से पहले फलस्तीन तो था, बस जो नहीं था वो इजराइल। किसी ने ट्वीट किया था, मैंने जवाब दिया कि यह तो तय है कि 1948 के पहले इजराइल जैसी कोई जगह इस दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इजराइल की इल्लीगल जो पैदाइश हुई है वो अमेरिका और इंग्लैंड की साजिश से 1948 में हुई है, जबकि उसके पहले 800 से ज्यादा बरस से यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ वहां पर शांति से रह रहे थे। इसीलिए तो हजारों बरस पुरानी वहां पर मस्जिदें मिलती हैं, 1200-1300 साल पुरानी वहां मस्जिदें मिलती हैं, वहां पे 700, 800, 900 साल पुराने चर्च मिलते हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि एक लंबे वक्त से वहां पर ईसाई, मुसलमान और यहूदी मिलजुल कर रह रहे थे। यूरोप से भागे हुए यहूदी वहां पर शरणार्थी की तरह पहुंचे, वहां पे भिखारी की तरह पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे वहां के जो लोग रहने वाले थे, वहां के जो लोग मूल निवासी थे, उनको वहां से हटाकर और कब्जा कर लिया। ये जो भिखारी थे वहां के मालिक बन बैठे और मालिकों को वहां से बेदखल कर दिया। यह तो 1948 के बाद का इतिहास है, जो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों की सरपरस्ती ना होती, अगर अरब मुल्कों की गद्दारी ना होती, तो इजराइल जैसी कोई चीज इस धरती पर होती ही नहीं। इजराइल के कितने सारे झूठ हैं जिनको अमेरिका पालता रहा है। अभी हाल की बात बताऊं, UNRWA जो वहां का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पर लोगों को मदद पहुंचाया करता था, जिसको बनाया ही इसीलिए गया था कि फलस्तीन के जो लोग हैं उनको मदद कर सके, जो वहां के शरणार्थी हैं, जो वहां के रिफ्यूजी हैं, उनकी मदद कर सके। उनके ऊपर आरोप लगाया इजराइल ने कि इनके लोग हमास से मिले हुए हैं, और आरोप लगाते ही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे मुल्कों ने UNRWA को जो पैसे ये दिया करते थे वो पैसे तुरंत बंद कर दिए, फंडिंग बंद कर दी। अब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का अखबार है, वहां की यह खबर है कि वहां की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह कहा है कि UNRWA का हमास के साथ कोई सीधा रास्ता है, इस बात का कोई सबूत फिलहाल हमारे पास नहीं है। यानी एक झूठ के दम पर UNRWA की फंडिंग रोक दी गई और वहां के लोगों को भूखों मरने पर, वहां के लोगों को परेशान होने पर मजबूर कर दिया गया। अब जब यह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है तो अमेरिका को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और UNRWA की फंडिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। हालांकि मैं आपसे भी अपील करूंगा, UNRWA का मैं कई बार कह चुका हूं, आप गूगल पर UNRWA टाइप करेंगे या हेल्प UNRWA टाइप करेंगे तो आपको बड़े आराम से वो तरीका पता चल जाएगा जिससे आप सीधी मदद कर सकते हैं। UNRWA का मैंने आपको बताया था कि जकात अगर आप देना चाहते हैं तो जकात भी UNRWA को आप दे सकते हैं, उसके लिए भी उनकी साइट है, मैंने तस्वीरें वगैरह सब दी थी, आप उसको ढूंढ लीजिए और आप चाहें तो वहां पर मदद कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि जिस चीज का सबूत नहीं होता है वो तो अमेरिका तुरंत मान लेता है और UNRWA की फंडिंग रोक देता है, लेकिन जिस बात के सैकड़ों सबूत हैं कि रफा में, गजा में, वेस्ट बैंक में लगातार लोगों के ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है, जिस बात के क्लियर सबूत हैं कि वहां के सैनिक वहां के लोगों के साथ किस तरह का मिसबिहेव कर रहे हैं, किस तरह की लूट मार मचा रहे हैं, ये आप तस्वीर देखिए और आप सोचेंगे
कि किस दर्जे के लोग हैं ये। आप देखिए इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि इजराइल के सैनिक किसी के घर से चोरी करके किसी महिला का ब्रा इन्होंने चुराया हुआ है और वो लगा के दिखा रहे हैं। ये बताता है कि मोरली कितने गिरे हुए लोग हैं। ये सब अमेरिका को, यूरोप को और बाकी मुल्कों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन भले उनको ना दिखाई दे, वहां की आवाम को दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम जितनी दूर तक पॉसिबल होगा इसको पहुंचाएंगे। इस बार जो आवाम का प्रेशर है वो लगातार बने रहना चाहिए। यकीन मानिए मेरी बात का, मैं झूठा कोई दिलासा नहीं देता, मैं कोई झूठ बोलकर जबरदस्ती चीजों को इन्फ्लेट नहीं करता। मैं इंटरनेशनल कंडीशंस को जितना समझता हूं उसके आधार पर पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि इस बार जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर अगर लगातार बना रहा तो इजराइल शर्मिंदा भी होगा, फलस्तीन आजाद भी होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इजराइल वैसे ही अकेला पड़ जाएगा एक दिन जैसे कभी हिटलर पड़ गया। और इसीलिए जरूरी है कि लगातार फलस्तीन पे बात की जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से लगातार फलस्तीन पे अपडेट्स देने का। आज हमारी टीम के लोग कह रहे थे कि जो खबरें यहां 3 दिन बाद छपती हैं अखबारों में, वो खबरें हम काफी पहले यहां पर बता चुके होते हैं, क्योंकि लगातार हम वहां की लोकल खबरों को, लोकल अखबारों को, वहां जो लोकल चैनल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वहां की ताजा खबरें आपके पास लगातार पहुंचाते रहें, ताजा अपडेट्स पहुंचाते रहें। इसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमारे चैनल से एज अ मेंबर जुड़ सकते हैं, हमें डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। आप हमारा जो पिंड कमेंट है, जो पहला कमेंट होता है, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको खोल के देखिए, उसमें सारी डिटेल्स हैं कि आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। और यह जरूरी इसलिए है कि आपकी ताकत जब हमें मिलेगी, आपकी मदद मिलेगी, तभी हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंखों में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।